वेलकम टू प्लस टू क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम भारत और चीन के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से भारत और चीन की स्थिति जो थी वो इस एरिया के अंदर कितनी की पावरफुल उनकी स्थिति थी या उनकी कंडीशन जो थी वो कैसी थी। वो कहते हैं पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे, यानी कि एशिया के अंदर ये दो पावरफुल कंट्रीज थे। चीन अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था। आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे, यानी कि अपने अड़ोस पड़ोस के देश जो थे वो चीनी वर्चस्व को जानते थे और अपनी तरफ से नजराना देकर जो थे वो यहाँ से चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन तथा कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता को मानते रहे हैं। यानी कि ये कोरिया की बात करें, हिंद चीन की बात करें या तिब्बत की बात करें या मंगोलिया की बात करें तो वो चीन के इस एरिया में दबदबे को मानते थे। भारत भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्यों से बाहर भी रहा है, यानी कि भारत के जो एम्परर थे उनका भी अपने देश से बाहर कई देशों के ऊपर उनका वर्चस्व बना रहा है। भारत हो या चीन, इसका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक था। यानी कि कहने का मतलब है इकोनॉमिक हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे रिलीजियस हो, इन सब का प्रभाव जो था वो चीन पर था। चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। यानी कि अपने प्रभाव क्षेत्र का मतलब है भी दोनों का अपने एरिया को लेकर कभी एक दूसरे में कोई टकराव नहीं थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे, यानी कि हमारे जो डायरेक्ट रिलेशन जो थे वो सांस्कृतिक या कल्चरल जो बहुत कम थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों देशों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई। यानी कि दोनों देशों को जब फॉरेन पॉलिसी दोनों देशों की बनाई तब दोनों देशों में एक दूसरे में मुश्किलें थी। अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जागी थी कि दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि ये माना जा रहा था कि अब अंग्रेज़ों से भारत आज़ाद हो चुका था और विदेशी शक्तियाँ जो थी वो चीन से भी निकल चुकी थी, तो उन लगता था कि एशिया के इस हिस्से में भारत और चीन दोनों एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़प लेने के तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच में एकदम संबंध जो थे वो गड़बड़ा गए थे। यानी कि आप जानते हैं कि 1950 में चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था या अपने अंडर में कर लिया था। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र पर भी प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। यानी कि दो कारण थे भारत और चीन के टकराव के, एक तो लद्दाख के कुछ एरिया के ऊपर और एक अरुणाचल प्रदेश के एरिया को लेकर दोनों देशों में सीमा विवाद था। कुछ एरिया के ऊपर चीन ने अपना कब्जा दिखाया और उस एरिया को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखा रहा था। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी। यानी कि 1962 में आप जानते हो कि इंडिया चाइना से हार गया था और भारत चीन संबंधों पर इसका एक लंबे समय तक असर रहा। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्ति रहे, यानी कि किसी तरह के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच में संबंधों में सुधार हुआ। 1970 दशक के उत्तरार्ध में चीन तथा राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति अब भी वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। यानी कि अब जो थे वो बात करते हैं तो 1970 में दोनों देशों ने अपने एटीट्यूड्स को चेंज करते हुए जो था वो बॉर्डर रिलेशंस, जो सीमा विवाद, जो हम बाउंड्री के विवाद जो थे उसको छोड़कर अब दोनों देश जो थे वो एक दूसरे के साथ व्यापार के जरिए आगे आना चाहते थे। व्यवहारिक मुद्दे जो थे वो होते चले गए थे। इसलिए भारत चीन के संबंध सुधरने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया था। यानी कि उन जो ऐसे इश्यूज़ थे जो भारत और चीन के बीच में, जिसकी वजह से दोनों के संबंधों में खटास थी, दोनों के संबंध जो थे वो बिगड़ चुके थे, अब वो सुधरने जा रहे थे। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरू हो गई। 1981 का जो समय था दोनों देशों के बीच में सीमा विवादों को ख़त्म करके और सीमा की बातचीत जो का रास्ता जो था वो तय किया गया था।
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आ गया है। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है, यानी कि बात करें तो इकोनॉमी के कारण जो है दोनों देश एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हैं। दोनों ने ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती हुई शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। दिसंबर 1988, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। कुछ और भी एक नंबर के क्वेश्चन आए भी। भारत चीन के संबंध जो थे वो कब से जो थे वो वार्ताओं का दौर कब से शुरू हुआ? 1981 में हुआ। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने में प्रयास को बढ़ावा मिला है। इसके बाद से ही दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान, ये अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि दोनों में कल्चरल हुआ या साइंटिफिक हुआ या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों में सहयोग शुरू हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए भी समझौते किए गए। 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इसे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का जो है वो द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। ये मतलब कुछ डाटा है जो आपको कलेक्ट करना है, जो आपको याद रखना है। बात कर रहा है कि जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका है, यानी कि 1992 से जो 33 करोड़ का और 80 लाख का जो व्यापार शुरू हुआ था दोनों देशों के बीच में, 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर, मतलब अब अरबों में जो था वो व्यापार होना शुरू हो गया था। हाल ही में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए जिसमें दोनों देशों के बीच विभेद यानी कि मतभेद पैदा हो सकते थे, जैसे कि विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर ग्लोबलाइजेशन एरियाज में भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंधों में एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनज़र उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों देशों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ है। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु का हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ ही माना जाता है। यानी कि बात करते हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार में भी चीन के सैनिक संबंध जो है वो भारत के लिए अच्छे नहीं हैं, भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, इसको क्या कहा जाता है। पर इसमें से भी कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता है। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझने और बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देशों एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकार के कारण भारत और चीन के संबंधों में ज़्यादा सकारात्मक और मजबूती बनने में मदद मिली है। अगर हम बात करते हैं आज की बात करते हैं तो आज भारत और चीन के संबंध एक बार फिर से ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से पिछले साल सिक्किम के एरिया में और अरुणाचल प्रदेश के पैंगोंग एरिया के अंदर जो है भारत और चीन कई बार आमने सामने आ चुके हैं, कई बार दूसरे के टकराव हो चुके हैं। आज भारत द्वारा चाइना के कई ऐप्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं जो कि भारत में चल रहे थे। उसके अलावा कई प्रोडक्टों का भी पूरी तरह से बहिष्कार किया गया, चाइना के चीज़ों का जो है पूरी तरह से बहिष्कार किया जा रहा है हमारे देश में भी। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कि दोनों देशों में सहयोग बढ़ने की बजाय आज जो है वो दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बॉर्डर के ऊपर भी भारत और चाइना को लेकर तनातनी बनी हुई है। पैंगोंग का वो इलाका जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, दोनों देश जो है वो की सेनाएँ जो है वो आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। तो एक बार फिर से अगर हम कह सकते हैं कि 2017-18 का जो वो समय है जिसमें कि भारत और चाइना जो है वो एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं और खिलाफ हो चुके हैं। आगे बात करते हैं